नमस्ते, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। CMT1 टेस्ट फोकसेस ऑन। मेरे हाथ में है क्लास 10 का आज का टेस्ट का पेपर और इसमें मेरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स का है। आइए देखते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन थे उन सबके आंसर क्या है और उनके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, आभासी। दूसरा है कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो आपको पता है कि परावर्तन का नियम, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक समतल है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और इसके बीच में ये अभिलंब होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये कोण और ये कोण, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना है। पिछले क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा तो हो जाएगा बी। फिर कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन के अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है, वहाँ के पीछे देखने वाला दर्पण जिसमें उत्तल दर्पण लगता है, शेविंग दर्पण में, खिड़की में या दरवाजे में। तो आपको पता है कि शेविंग करने के लिए हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आपका छोटा होता है, सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। 36 है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही। 35 नंबर में है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 35 का 3। 38 है कि यदि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपको पता है ये आपका समतल दर्पण हो गया और जितने डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है आपका इमेज उतने डिस्टेंस से तैयार होता है। अगर ये 5 मीटर है तो ये हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर का ऑप्शन बी है, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 नंबर में है कि वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है। वाहन के जो चालक होता है उसके पास दर्पण लगा होता है जिसमें को अपने पीछे से आने वाले और वाहनों के प्रतिबिंब को देखता है। ठीक, या पीछे से कौन लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने और ज्यादा आ रहे हैं, इसको देखने के लिए हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और अवतल दर्पण के केंद्र को क्या करते हैं। तो जितने भी पूरे दर्पण होते हैं उनके केंद्र इन सभी का, जैसे अभी उपरा हो रहा है इसका केंद्र होता है। तो 2 केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र माना जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आशा है कि आप सबने यही ऑप्शन स्विच किए होंगे। अब अगले सब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे जो टेस्ट हो रखे थे उसके सब्जेक्ट इंग्लिश के हम लोग आंसर की सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट ए है हमारा लिटरेचर, चैप्टर है लेटर टू गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज लैंचो प्रोफेशन। लैंचो का क्या प्रोफेशन था, मतलब लैंचो कौन से कार्य करते थे। ही वॉज अ पोस्टमैन, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज अ बिजनेसमैन। हम लोगों को पता है कि वो क्या था, एक किसान था। तो ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ फार्मर। सेकेंड, व्हाट डिड लैंचो फील्ड नीड द मोस्ट। जो लैंचो का फील्ड था, कॉर्न फील्ड, उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत थी। उसे जरूरत थी बरसात की, अ गुड रेन और अ डाउनपोर। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, टू होम डिड लैंचो राइट हिज लेटर। कि लैंचो ने लेटर किसे लिखा। तो लैंचो ने लेटर किसे लिखा था, भगवान को यानी गॉड को। ऑप्शन नंबर सी, टू गॉड। वेयर डिड लैंचो गो टू मेल हिज लेटर। लैंचो ने अपने लेटर को मेल करने के लिए कहाँ गया। कहाँ गया था वो, पोस्ट ऑफिस में गया था। ऑप्शन नंबर सी, टू द पोस्ट ऑफिस।
व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज द पोस्ट मास्टर? जो पोस्ट मास्टर था वो किस प्रकार का था व्यक्ति, मनुष्य घर में किस प्रकार का व्यक्ति था? तो हमें पता है कि वो एनिमल था, यानी फैट था, फ्रेंडली था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पार्ट बी, ग्रामर, सेंटेंस पार्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्वालिफायर इन द सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंस। इसमें क्वालिफायर बताना है। क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। दैट ब्लाइंड मैन कैन नॉट क्रॉस द रोड, यहाँ नाउन है हमारा मैन। मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्लाइंड यानी अंधा है, तो यहाँ पे हमारा क्वालिफायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लाइंड। आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। डिटरमाइनर बताना है जो कि हमारा क्वालिफायर के पहले यूज होता है। यहाँ पे हमारा क्वालिफायर स्मॉल है, उसके पहले ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिटरमाइनर ऑप्शन नंबर बी। एक नंबर बोला है चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। रोहन प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ प्लेज वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है। हमने बताया था अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो उसके साथ में हम लोग डू लगाते हैं या तो डज लगाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डू लगाते हैं प्लूरल के साथ, डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। यहाँ पे रोहन, रोहन हमारा सिंगुलर है, उसके साथ में हम लोग डज लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, तो बन जाएगा हमारा रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अगला आता है हमारा नाइन्थ नंबर। चेंज दिस सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, उसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब का फॉर्म वेंट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है। मैंने बताया है कि जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो हमेशा हम लोग निगेटिव बनाने के लिए डिड लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी डिड ही लगाएंगे। बस इंट्रोगेटिव में ये होता है कि पहले हम लोग इस डिड को पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में अदर वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारा है दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सबसे पहले लिखेंगे डिड दे, और यहाँ जो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिड दे गो टू मार्केट यस्टरडे, तो यहाँ पे डिड पहले लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट दे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो में, टू मार्केट यस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी। 10th बोला है रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस। इन सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा एप्पल इज अ गुड फूड फॉर हेल्थ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम जल्दी से सॉल्व करेंगे CMT 1 का हिंदी पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 11। दूसरा, निम्न में से कौन सा स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन सी अ। तीसरा, क्ष किस प्रकार का वर्ण है? ये संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी सही है। चौथा, इनमें से कौन सा व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन सी ह। पांचवा, अ को क्या कहा जाता है? इसे अनुस्वार कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। छठा सवाल, शब्द किससे मिलकर बनते हैं? शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं, तो ऑप्शन बी। सातवां, इनमें से सार्थक शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए कलम। आठवां, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। नौवां, इनमें से पूर्ण वाक्य कौन सा है? मैं खेलता हूं एक पूरा वाक्य है, तो ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हेलो स्टूडेंट, तुम लोगों ने सीएमटी दे चुके होगे। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में तीर का क्या मतलब होता है? तीर हम कहाँ पे लगाते हैं? अभिकारक से उत्पाद बनने के बीच में लगाते हैं। इसका मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना। यह लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है या एक रासायनिक परिवर्तन है? तो 23वें का उत्तर हो जाएगा डी। गैस को रासायनिक समीकरण में क्या लिखते हैं? गैस को किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था दिखाने के लिए अगर वो गैस अवस्था में है तो हम लिखते हैं जी, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या बन जाता है? ये तुम्हें पहले ही पता होगा। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 26वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो चीजें मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ऊष्मा निकलती है, मतलब बहुत गर्मी निकलती है। तो 27वें का उत्तर हो जाएगा डी। विघटन अभिक्रिया का उदाहरण। विघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो 28वें का हो जाएगा सी। 29वां ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का सरल मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का सरल मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 30वां लोहे में जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसमें पेंट लगाते हैं, उसमें ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद है तुम लोगों ने सारा प्रश्न सही किया होगा। जो नहीं भी किया होगा सही, वो यहाँ से देख के तुम्हें पता चल गया होगा।